नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आरपीजी क्लासेस में मैं आज आप लोगों को राष्ट्रीय आय थ्योरी पार्ट 2 कराने वाला हूं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मूल्यह्रास यानी कि घिसावट तक मैं आप लोगों को करा चुका था। उससे नेक्स्ट यानी कि उससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आज लोगों को कराऊंगा आज। ठीक है, तो उससे आगे जो आपको बुक में हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी पूंजीगत हानि। सबसे पहले हमें समझना है कि पूंजीगत हानि क्या है। पूंजीगत हानि, ठीक है दोस्तों, पूंजीगत हानि ये आज की क्लास है। इससे लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मूल्यह्रास करा चुका था। देखिए पूंजीगत हानि क्या है। सबसे पहले पूंजीगत हानि आप ये समझ लीजिए कि हानि तो यानी कि लॉस, कोई भी किसी भी बिजनेस में हानि लॉस होना उसे हानि बोलते हैं। और पूंजीगत हानि क्या है, सपोज कीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी हमने काम स्टार्ट किया है और उस काम में कुछ कमी होने की वजह से अगर हानि हो जाए वो भी एक हानि होती है, वो भी तो एक हानि होती है। या फिर हमारी मशीन टूट जाए या फिर हमें बिजनेस में लॉस हो जाए वो भी हानि है। लेकिन पूंजीगत हानि क्या है, पूंजीगत हानि होती है जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, ये बाढ़ भूकंप, इसकी वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़ भूकंप आदि की वजह से जो पूंजीगत हानि होती है, जो बिजनेस में लॉस होता है उसे क्या कहलाती है, पूंजीगत हानि कहलाती है। ठीक है, ये हेडिंग थी। इससे नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे इसको मैं थ्योरी में आपको पढ़ के बताता हूँ। प्राकृतिक विपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, आग आदि के कारण स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप हो जाए, आग लग जाए, कोई फैक्ट्री वगैरह है उसमें आग लग जाए, तो उसमें क्या है, जो स्थायी संपत्ति होती है। जैसे स्थायी संपत्ति कौन कौन सी होती है, एक तो पहले देखो भूमि स्थायी संपत्ति होती है। मशीनें होती है स्थायी संपत्ति। ठीक है, ये होती है। बाढ़, भूकंप, आग, इनकी वजह से मशीनें या भूमि, इनमें जो भी लॉस हो जाएगा, इनकी कीमतों में जो भी कमी आ जाएगी, इनकी कीमतों में जो भी कमी आ जाएगी, जो कमी हो जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम पूंजीगत हानि, उसे कहेंगे पूंजीगत हानि। ठीक है, तो प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि इत्यादि की वजह से स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो भी कमी आती है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो भी कमी आती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है पूंजीगत हानि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अप्रत्यक्ष कर। तो हमें अप्रत्यक्ष कर जानना होगा, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखो किसी भी देश की सरकार अप्रत्यक्ष कर, देखो अप्रत्यक्ष कर क्या है, किसी भी देश की सरकार है, कोई भी देश की सरकार है, वो किसी भी वस्तु या सेवा, इनके उत्पादन पर जो कर लगाती है, इनके उत्पादन पर जो कर लगाती है वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, ये क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर। तो किसी भी देश की सरकार किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन पर जो कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, जैसे बिक्री कर या उत्पादन कर। ठीक है, अब इसे मैं आपको थ्योरिकल पढ़ के बताता हूँ। अप्रत्यक्ष करों से अभिप्राय उन करों से है जो सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा उनकी बिक्री पर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर तथा उत्पादन कर आदि। अप्रत्यक्ष कर बाजार कीमत पर लगाए जाते हैं। जितने भी कर, ये जो अप्रत्यक्ष कर लगेंगे ये किसी भी वस्तु की बाजार कीमत पर लगेंगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा था तब मैंने आपको बताया था जो टैक्स लगता है वो बाजार कीमत पर लगा होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर लगा होता है टैक्स। अब नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता क्या है दोस्तों, जैसे किसी भी देश की कोई सरकार है, किसी भी देश की सरकार अगर किसी वस्तु के बाजार कीमत को कम करने के लिए उस वस्तु के उत्पादक को ये कहे कि भाई आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम कीजिए, तो उसके लिए उसे क्या दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि सिलेंडर है,
सिलेंडर जो घरों में आता है जिसमें गैस होता है, रसोई में हमारे यूज किया जाता है सिलेंडर, सपोज कीजिए वो 800 रुपये का है। कितने रुपए का है? 800 रुपये का है। तो अब हम 800 रुपये का सिलेंडर खरीदेंगे, हमें बहुत ही महंगा लगेगा। लेकिन अब जो उत्पादक है, जो इस वस्तु को बना रहा है, भाई उसे तो ये सिलेंडर 750 रुपये का पड़ रहा है, तो वो 50 रुपये प्रॉफिट लेकर, उसको भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए भाई, वो 50 रुपये प्रॉफिट लेकर वो हमें 800 रुपये का हमें दे रहा है। ये जब 800 रुपये कीमत है तब हमको ये महंगा लग रहा है, तब हमें ये महंगा, बहुत महंगा पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा इंक्लूड होगी और हम लोगों की हेल्प करेगी। वैसे गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट उत्पादक से कहेगी कि भाई तुम जो ये 750 और 50 प्रॉफिट ले रहे हो, तुम 800 रुपये कमा रहे हो, तुम्हें कितने चाहिए, 800 चाहिए ना, तुम 100 रुपये हमसे लो। गवर्नमेंट कहेगी तुम 100 रुपये हमसे लो, लेकिन कस्टमर को ये सिलेंडर आप कितने का दे दो, 700 रुपये का दे दो। तो देखो पहले हमें 800 का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है, 700 का। तो ये जो आर्थिक सहायता मिली है, उत्पादक को मिली है, इसे कहते हैं आर्थिक सहायता, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। ये गवर्नमेंट अपने पास से देगी और ये पैसे वैसे वसूले हमसे जाते हैं टैक्स वगैरह के रूप में। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट जब महंगाई ज्यादा हो जाती है तो इस तरह से आर्थिक सहायता देते हैं। कभी कभी टाइम आने पर उत्पादकों को भी देती है और कभी कभी टाइम आने पर परिवार को भी देती है। तो देखिए इसे मैं आपको थ्योरिकली समझाऊंगा। वे सभी अनुदान जो सरकार द्वारा उत्पादकों को इसलिए दिए जाते हैं, वे सभी अनुदान जो सरकार द्वारा किसी भी वस्तु के उत्पादक को इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपनी वस्तु की कीमत बाजार कीमत से थोड़ी कम तय करे, अपनी वस्तु की जो कीमत है उसे बाजार कीमत से थोड़ी कम तय करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा सस्ता मिले। वो सभी क्या कहलाती है, आर्थिक सहायताएं कहलाती है। ठीक है, फिर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, देखो ये तो बहुत ही आसान चीज है। हमने जो टैक्स दिया है, अप्रत्यक्ष कर हमने दिया है, अगर उसमें से हम आर्थिक सहायता को घटा दें, उसमें से हम आर्थिक सहायता को घटा दें, तो ये क्या कहलाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी कराया था। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, जो भी हमें आर्थिक सहायता मिली है उसको हम अप्रत्यक्ष कर में से घटा दें। फिर नेक्स्ट है देखो, राष्ट्रीय आय तथा निजी आय के बीच अंतर। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है 12th क्लास के एग्जाम में। राष्ट्रीय आय और निजी आय, इनके बीच अंतर ये पूछा गया, राष्ट्रीय आय और निजी आय के बीच अंतर। तो देखिए राष्ट्रीय आय निजी आय के बीच अंतर, सबसे पहले तो देखिए राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय को शामिल किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें साधन आय को, जितनी भी ग्रोस इनकम होती है देश से और विदेशों से, उसको शामिल कर लिया जाता है राष्ट्रीय आय में। जबकि निजी आय में साधन आय, भाई देखिए इसमें साधन आय को शामिल किया जाता है। और साधन आय क्या है, देखो घरेलू आय प्लस NFIA, इनका टोटल होता है। ठीक है, साधन आय जितने भी साधनों का यूज किया है वो। अब निजी आय में साधन आय तो ऐड होती है, प्लस हस्तांतरण आय भी ऐड हो जाती है। हस्तांतरण आय भी ऐड हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इस वर्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाइए, ये हस्तांतरण होता क्या है। मैं हस्तांतरण आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि आगे ये बहुत 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 बार आएगा और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हस्तांतरण क्या होता है। देखिए भाई, हस्तांतरण, देखिए हस्तांतरण शब्द का मतलब है एक तरफा, एक ही साइड से। अब देखो दो वर्ड आएंगे, हस्तांतरण आय या फिर हस्तांतरण व्यय। आय का मतलब है इनकम, हमें केवल आय हो गई है, उसके बदले हमने कोई काम नहीं किया है, उस तरह की आय क्या कहलाएगी, हस्तांतरण आय। मैंने हस्तांतरण शब्द का मतलब आपको बताया ना, एक तरफा लेन देन, एक तरफ से काम हुआ है दूसरी तरफ से नहीं हुआ है। जैसे आय, हमें इनकम हुई है, भाई हम पैसे कमाते हैं तो उसके लिए कुछ किया तो जाता है, अगर हम जॉब पर जाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, तो हमने काम किया तभी तो हमें सैलरी मिली। लेकिन इस तरह की आय जिसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं है, वो आय हमें मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, हस्तांतरण आय। और इसी तरह से हस्तांतरण व्यय का मतलब ये होगा, इस तरह का खर्चा कि जिसके बदले हमें कुछ भी ना मिला हो, हमने पैसे खर्च कर दिए और उसके बदले हमें कुछ भी मिला ना हो। कभी कभी ऐसा होता है
कभी ऐसा तुम अपने माइंड में थोड़ा सा एज्यूम करो चीज़ों को, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसे खर्च किए और आपको कुछ मिला ही ना हो? अगर ऐसा हुआ है तो वो हस्तांतरण में है। जैसे सपोज कीजिए आप बाजार गए हैं, पैसे दिए तो सब्जी लेके आएंगे, दुकान पर गए पैसे दिए तो सामान लेके आएंगे, स्कूल में गए हैं और पैसे दिए तो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। लेकिन इस तरह का खर्च जब हमने पैसे खर्च किए उसके बदले में कुछ भी ना मिला हो, वो क्या कहलाएगा? व्यय कहलाएगा, हस्तांतरण व्यय। और हस्तांतरण आय क्या कहलाएगी? इस तरह की आय कि हमने कुछ काम नहीं किया फिर भी हमें पैसे मिल गए, वो क्या कहलाएगी? हस्तांतरण आय। जैसे एक एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए वृद्ध अवस्था पेंशन, जो वृद्ध अवस्था पेंशन होती है, वृद्ध अवस्था पेंशन देखो क्या होती है दोस्तों। वृद्ध अवस्था पेंशन होती है, एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, 40 या 50 साल से अगर ऊपर, 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग है और उनको पैसे गवर्नमेंट देगी पर मंथ 2500 रुपये। ये अब ये जो लोग हैं गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी गवर्नमेंट क्या दे रही है? पैसे। तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट का खर्च हुआ है, या फिर ये देख लीजिए इन लोगों को पैसे मिले हैं, इन लोगों ने कुछ भी तो नहीं किया काम, फिर भी इन लोगों को पैसे मिल गए, तो वो क्या हो गया? हस्तांतरण है। अब इसी तरह से देख लीजिए जो गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट इन लोगों को ये पैसे दे रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हो गए, इन लोगों ने गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया फिर भी इन लोगों को गवर्नमेंट पैसे दे रही है। ये वृद्धावस्था पेंशन, वो इसको आप वो मत समझ लेना कि रिटायर होने के बाद जो पैसे मिलते हैं, ये वो वाली पेंशन नहीं है। वो होती है सेवानिवृत्त, वो होती है सेवानिवृत्त पेंशन, और ये वृद्धावस्था पेंशन। तो सीधे सीधा आप ये समझिए, हस्तांतरण आय का मतलब हमने कोई भी काम नहीं किया है, उसके बदले हमें पैसे मिल गए हैं। कुछ नहीं किया है, हमारा कुछ भी गया नहीं है, हमें सिर्फ मिल गया। और यहाँ पर हस्तांतरण व्यय का मतलब हमारा खर्च हो गया, उसके बदले हमने कुछ भी लिया नहीं है, कुछ भी हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आय में साधन आय को इंक्लूड किया जाता है, जबकि निजी आय में साधन आय प्लस हस्तांतरण आय दोनों को जोड़ा शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय में निजी प्लस सरकारी सब शामिल होता है, सबकी इनकम को टोटल करते हैं तब राष्ट्रीय आय निकलती है। लेकिन निजी आय में केवल निजी आय को शामिल किया जाता है, केवल निजी क्षेत्र को, निजी आय में केवल निजी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में जो नेशनल लेवल पर हमने ब्याज पैसा लिया हुआ है या फिर ब्याज पर पैसा दिया हुआ है उसको शामिल नहीं करते, लेकिन निजी आय निकालते समय राष्ट्रीय ऋण पर जो हमने पैसा लिया है या दिया उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज पैसे को शामिल किया जाता है। फिर है नंबर 4, राष्ट्रीय आय की अवधारणा व्यापक होती है। जब हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो देखो बार बार इसमें थोड़ा ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है, दो चीजें ऐड हो रही हैं, और इसमें देखो इसमें थोड़ा कम ऐड हो रहा है। ये देखो निजी क्षेत्र का मतलब है केवल प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का मतलब है केवल प्राइवेट सेक्टर, और राष्ट्रीय आय में क्या है? निजी और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर। तो दोनों में से किसको निकालना, थोड़ा हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको निकालेंगे तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, निजी आय को भी जोड़ना पड़ेगा, सरकारी आय को भी जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर केवल निजी क्षेत्र को जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी जो अवधारणा यानी कि इसको निकालना थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी अवधारणा व्यापक, व्यापक माने बड़ा, और इसकी अवधारणा सूक्ष्म, सूक्ष्म माने छोटी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए इसमें 4 टॉपिक है, 4 नंबर में आता है, मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक इसमें बता दिए। ठीक है, 4 नंबर में ही आता है। फिर है साधन आय से क्या अभिप्राय है, इसके घटक बताइए। देखो तो दोस्तों मैंने आप लोगों को घरेलू आय समझाई थी सबसे शुरू में, पार्ट 1 में देखना आप, मैंने उसमें आप लोगों को घरेलू आय बताई है, वही बिल्कुल साधन आय के बराबर होती है। घरेलू आय हमेशा साधन आय के बराबर होती है, आप उसी से पढ़ लेना। फिर देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक वही है उत्पादकों द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके शारीरिक और मानसिक श्रम के बदले, भाई जो उत्पादक होते हैं वो अपने कर्मचारियों को उनके मेहनत के बदले और उनके मानसिक, भाई जैसे सपोज कीजिए कुछ मजदूर हैं जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, कुछ मजदूर हैं जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अपने माइंड से, जैसे कंप्यूटर पे काम करना, वो इस तरह का, तो वो उनका मानसिक श्रम हो गया। और अगर अपने शरीर से यानी मजदूरी करते हैं तो वो शारीरिक श्रम हो गया। शारीरिक और मानसिक श्रम के बदले जो उनको पैसे मिलते हैं वो कर्मचारी का पारिश्रमिक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक आ जाता है साधन आय निकालते समय, जो मैंने आपको निकलवाया था घरेलू आय निकालते हैं, सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, ये तो ऐड होती हैं। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष देखो क्या है,
उद्योगों में उधमवर्ती तथा संपत्ति से प्राप्त आय के योग को, जो उद्योग होते हैं उसमें जो उधमवर्ती यानी कि जो मालिक होता है, उधमवर्ती का मतलब है ओनरशिप, और संपत्ति से जो प्राप्त आय होती है उसके योग को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। देखो प्रचालन अधिशेष जब आपको मैंने निकलवाया था तो उसमें क्या क्या मैंने ऐड करवाया था प्रचालन अधिशेष के लिए, ब्याज, लाभ, लगान, ये सब ऐड कराए थे, ब्याज प्लस लाभ प्लस किराया, ये सब ऐड कराए थे। तो उधमवर्ती से और संपत्ति से जो आय होती है, सबसे पहले संपत्ति से ब्याज मिल जाएगा, उधमवर्ती से हमको किराया मिल जाएगा, लगान, ये सब, इन सबको ऐड करके प्रचालन अधिशेष निकालते हैं, इसको इसमें ऐड किया जाता है। और मिश्रित आय, देखो मिश्रित आय है स्वरोजगार व्यक्ति जो अपना कार्य स्वयं करके आय अर्जित करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिन्हें बोला जाता है, खुद का काम कर लेते हैं। जैसे कोई सपोज कर लीजिए अपना कोई खुद का काम कर ले, डेयरी खोल ले, अपना स्कूल खोल ले, तो उनकी जो इनकम होती है वो होती है मिश्रित आय। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से क्या अभिप्राय है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके घटक तो आप बुक से भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, अगर बुक से नहीं आप लोगों को समझ आई तो मुझसे पूछिए। सबसे पहला है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में पहला घटक है वेतन तथा मजदूरी। सबसे पहले इनको वेतन और मजदूरी के रूप में आय मिलती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा में योगदान। कर्मचारियों को जो सामाजिक सुरक्षा में, जैसे मान लीजिए जॉब करते समय कोई प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ी बहुत मान लो वहाँ पर उनके साथ कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना घट जाए तो उसमें मालिक उनको पैसे देते हैं, ठीक है। और दूसरा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, जो लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं उन लोगों को, जिन लोगों की जॉब पूरी हो जाती है उन लोगों को जो पेंशन गवर्नमेंट देती है उसे बोलते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका जॉब का जो काम है पूरा हो गया, 60 ईयर पूरे हो गए, तो गवर्नमेंट उनको जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके खाने और खर्चे के लिए पैसे देते रहते हैं, उसे बोलते हैं सेवानिवृत्त पेंशन। फिर है प्रचालन अधिशेष में, देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, लगान, किराया जिसे बोलते हैं, फिर आता है ब्याज, फिर आता है लाभ और फिर रॉयल्टी। तो फिर देखिए इसके बाद अच्छा टॉपिक आया मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु बहुत अच्छा टॉपिक है। मध्यवर्ती वस्तु देखिए ये वो चीजें होती हैं, मैं आपको पहले पढ़ के बता रहा हूँ, वे वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। वो वस्तुएं जो जिनसे अभी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में वो योगदान देती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी देखिए, या फिर मशीनें, जितनी भी मशीनें हैं वो, जैसे आप सपोज कीजिए लकड़ी, अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी, देखो लकड़ी से क्या फर्नीचर बन जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा लकड़ी से। तो ये जो लकड़ी है ये फर्नीचर के उत्पादन में योगदान देती है, लकड़ी फर्नीचर के उत्पादन में योगदान दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु। इसी तरह से मशीनें, ये दूसरी किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु है उसके उत्पादन में योगदान देती है, कोई भी दूसरी वस्तु है उसको उत्पादन करने में मशीनें योगदान देती हैं। तो जो वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर हैं, अभी ये उत्पादन परिसीमा के अंदर है और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देती है, वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं। और ये वस्तुएं अभी बाजार में बिकने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अब जैसे हमें तो बाजार में क्या फर्नीचर बेचा जाता है, तो क्या लकड़ी को बाजार में बेच देंगे, नहीं बेचा जाएगा, फर्नीचर बना के ही तो बेचा जाएगा। तो जो वस्तुएं अभी उत्पादन परिसीमा के अंदर हैं और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देती है और अभी बाजार में बेचने के लिए वो तैयार नहीं है, जैसे लकड़ी को हमने काट पीट लिया, अभी ऐसी है, फर्नीचर उसका बना नहीं है, ना तो उसका पलंग बना है, ना कुर्सी बनी है, ना स्टूल बना है, वो केवल काट के रखी हुई है, तब भी वो तो बिकने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उसका स्टूल बनेगा नहीं तब तक वो बेचने लायक नहीं होगी, तो जब तक वो बेचने लायक नहीं होगी तब तक वो मध्यवर्ती वस्तु ही है। जब वो बेचने लायक हो जाएगी तब वो क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट इससे बिल्कुल वही है, अंतिम वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। देखिए मध्यवर्ती आपको समझ में आ ही गया होगा। अंतिम वस्तु क्या है, देखिए अंतिम वस्तु वे वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के बाहर हो गई हैं, उपभोक्ता को प्रयोग के लिए मिलती हैं तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। इनके मूल्य को लास्ट टाइम में शामिल किया। अब देखिए अंतिम वस्तु देखिए, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु।
अंतिम वस्तु वो होती है जो बनकर तैयार हो गई, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर है वो बन के तैयार हो गया। अब क्या है, उपभोक्ता इसका यूज कर सकता है। अंतिम वस्तु वो है जो उपभोक्ता को मिल जाती है, वो बाजार में बिकने लायक है और उत्पादन परिसीमा के बाहर है, डायरेक्ट उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, वो क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु। इसका जो मूल्य है इसे राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाता है। राष्ट्रीय आय में इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तु देखो जैसे लकड़ी है, सॉरी मध्यवर्ती वस्तु लकड़ी है। अब लकड़ी से क्या फर्नीचर भी बन सकता है और भी बहुत कुछ बन सकता है, फर्नीचर आदि को और भी बहुत कुछ बन सकता है। अगर इसके मूल्य को, लकड़ी के मूल्य को हमने राष्ट्रीय आय में ऐड किया, फिर फर्नीचर के मूल्य को भी ऐड किया, फिर और भी जो वस्तु बन रही है उनको भी ऐड किया, तो एक जो लकड़ी है उसी के मूल्य को हमने कितनी बार, 3 बार ऐड कर दिया, तो इससे तो हमारी राष्ट्रीय आय फालतू हो जाएगी। जैसे सपोज कि ये लकड़ी 100 रुपए की है, फर्नीचर 200 रुपए का है, और भी कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है, तो एक लकड़ी ये टोटल कितना हो जाएगा, 100, 200, 300 और 400। लेकिन कुल लकड़ी का उत्पादन कितने का हुआ था, 100 रुपए का। कुल लकड़ी का उत्पादन तो 100 रुपए का हुआ था। तो अब ये लकड़ी ही तो है, फर्नीचर बन गई है इसमें, लेकिन है तो लकड़ी ही। तो वो अगर इसको 400 रुपए ऐड करें और 100 रुपए ऐड करें तो भाई 300 का डिफरेंस है ना, इससे राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ नहीं जाएगी, जबकि उत्पादन बढ़ा ही नहीं है केवल लकड़ी के मूल्य को 3 बार जोड़ने से। तो इसलिए कभी भी मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं ऐड किया जाता, केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच अंतर भी था, आप समझ सकते हैं, और बुक से पढ़ेंगे तो इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भाई नेक्स्ट टॉपिक है हस्तांतरण आय। देखिए कितना अच्छा टॉपिक आ गया, हस्तांतरण आय से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए उत्पादन प्रक्रिया में बिना किसी योगदान के, जब हम उत्पादन प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें बिना किसी योगदान के हमको आय मिल जाती है, वो क्या कहलाती है, हस्तांतरण आय। सीधी सीधी सी बात है, हमने कुछ भी नहीं किया उस आय के लिए, फिर भी हमें आय मिल गई है, या हमने कुछ भी हमें मिला नहीं है फिर भी हमारे पैसे खर्च हो गए, तो वो हस्तांतरण हुआ। हस्तांतरण का मतलब ही समझ लीजिए एक तरफा लेन देन, एक तरफ से ही लेन देन हुआ है, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए थ्योरिकल इसमें लिखा हुआ है, उत्पादन प्रक्रिया में बिना कोई योगदान दिए उत्पादन के संसाधनों को जो आय प्राप्त होती है हस्तांतरण आय कहलाती है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। हस्तांतरण आय के फलस्वरूप वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। जैसे सपोज कीजिए बुजुर्गों को जो पेंशन मिली है, वृद्धावस्था पेंशन, उससे उत्पादन थोड़ी ना बढ़ा है, तो हमारी राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ जाएगी, तो उसको राष्ट्रीय आय में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उपहार मिल गया है, कोई इनाम मिल गया है, दान मिल गए, ये सब हस्तांतरण है। ठीक है, हस्तांतरण 2 प्रकार के होते हैं, एक चालू हस्तांतरण और एक पूंजीगत हस्तांतरण। पढ़ लेना बुक से, इसको आसान है। साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों के बीच अंतर मैंने आप लोगों को दोनों समझा दिए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, बुक से समझोगे समझ आ जाएगा। साधन आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जो साधन आय है उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि उससे तो हमारी उत्पादन में वृद्धि हुई, हस्तांतरण आय में तो कोई वृद्धि भी नहीं हुई है। अब देखिए भाई दोहरी गिनती, ये मेन अच्छा क्वेश्चन आया है, दोहरी गिनती। दोहरी गिनती से क्या अभिप्राय है, दोहरी गिनती देख लीजिए क्या होता है। जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे होते हैं तो वस्तुओं के मूल्य को ऐड कर रहे होते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को यदि एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, किसी वस्तु के मूल्य को यदि एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, दोहरी गिनती कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, जैसे लकड़ी है, इसके मूल्य को एक बार हमने ऐड कर दिया 100 रुपये, इससे बना फर्नीचर है, इसके मूल्य को हमने ऐड कर लिया, फिर और भी कोई वस्तु बनी है उसके मूल्य को भी हमने ऐड कर लिया, तो ये एक लकड़ी का मूल्य ही कितनी बार ऐड हो गया, 3 बार। एक लकड़ी का मूल्य केवल कितनी बार ऐड हो गया, 3 बार, और उससे हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाएगी, जबकि उत्पादन तो उतना भी बढ़ाया नहीं है। जितनी लकड़ी यहाँ पर थी उतनी लकड़ी यहीं पर है, लकड़ी तो कोई फालतू नहीं आ जाएगी, फर्नीचर अलग से किसी लकड़ी का तो बनेगा, इसी लकड़ी का बनेगा, और भी जो वस्तुएं हैं वो इसी लकड़ी से ये सामान बने हैं, जबकि कितना जोड़ना चाहिए था, 100 जोड़ना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इसे कहते हैं दोहरी गिनती।
अब इसकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा अंतिम वस्तु के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को कभी भी राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, समावेश। ये दो बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं, बुक से आप पढ़ोगे थोड़ा कम समझ आएगा, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। समावेश क्या है, समावेश दो बातें हैं, समावेश और वापसियां या क्षरण, इसे क्षरण भी बोलते हैं और इसे भरण भी बोलते हैं। तो आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये क्या चीज होती है। भाई देखिए, समावेश समझ नहीं आ रहा होगा, भरण समझ आ रहा होगा। भरण का मतलब आप भरने से लीजिए, भरना, भरण यानी कि भरना। और वापसिया का मतलब समझिए आप वापस लेना, वापसिया का मतलब क्या समझिए आप, वापस लेना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भरण का मतलब आप भरने से समझिए और वापसिया का मतलब है वापस लेने से समझिए। अब इसकी थ्योरी देखिए क्या होती है। समावेश राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, समावेश क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, भरते यानी कि भरना यानी कि बढ़ाना। और जो वापस आय वो राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। अब थ्योरिकली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समावेश वो परिभाचर है, यानी कि ये समावेश वो परिभाचर हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि अर्थात जिनसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा रोजगार का स्तर, उत्पादन, आय तथा रोजगार का स्तर बढ़ता रहता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। तो देखिए, इस तरह की बातें जो उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि कर दें, इस तरह की बातें या इस तरह के घटक जो उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि कर दें, वो क्या कहलाएंगे, समावेश। तो वृद्धि करना, भरना यानी वृद्धि करना, वो समावेश कहलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले घटक क्या है इसका, निवेश। सबसे पहला है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, सपोज कीजिए मैं ही हूं, मैं 100 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई है जहां पर मैं फोन बनाता हूँ। मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, 100 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सपोज कीजिए 1000 रुपये लगा के मैंने एक फैक्ट्री लगाई है जहाँ पर मैं फ़ोन बनाता हूँ, और फ़ोन का उत्पादन होने के बाद मेरी एक महीने की इनकम 1500 रुपये हो जाती है। मेरी एक महीने की इनकम कितनी हो जाती है, 1500 रुपये। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरा जो बिजनेस है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर तो केवल मैं था, मेरा एक दोस्त भी आ जाता है, मेरा एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है भाई तुम्हारा बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैं भी आपके बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ। तो वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। तो 1000 रुपये मैंने लगाए थे और 1000 रुपये अगर मेरा दोस्त भी लगा दे, इन्वेस्टमेंट, इसको देखिए आप, इसको निवेश लीजिए। ये निवेश किया उसने, इन्वेस्टमेंट किया। तो अब देखिए टोटल कितने रुपए हो गए हैं, 2000, टोटल 2000 रुपये हो गए। तो फोन बनाने में अगर सपोज कीजिए 100 फोन बन रहे थे, पहले 100 फोन बन रहे थे और 1500 रुपये की इनकम थी। 10 लोग काम कर रहे थे, 10 लोग काम कर रहे थे और उन लोगों को 20-20 रुपए की इनकम हो रही थी। उन लोगों को ये आय, और ये मजदूर यानी कि रोजगार, ठीक है, और ये उत्पादन। कितने फोन बने, कितने फोन बने, 100 फोन। ये मजदूर, कितना रोजगार मिला, और ये आय, कितनी लोगों को आय हुई। तो देखिए, अगर मैंने केवल 1000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया और 100 फोन बना पा रहा था, 10 मजदूरों को रोजगार मिल रहा था और हर एक को 20-20 रुपए की आय हो रही थी, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त आ गया, उसने 1000 रुपये अलग से इन्वेस्ट कर दी। उसने बोला भाई 1000 रुपये मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो अब देखिए 2000 रुपये हो गए। तो क्या 2000 रुपये से मैं 100 ही फोन बनाऊंगा, मेरा उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 100 फोन और बन जाएंगे, ठीक है। टोटल 200 हो गए हैं, उत्पादन बढ़ गया 100 से 200। फिर मजदूर, थोड़े और मजदूर चाहिए। पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब 10 लोग और काम करेंगे, मजदूर कितने हो जाएंगे, 20, रोजगार भी बढ़ गया। फिर आय 20-20 रुपये हो रही थी, उनको 20 की जगह 30-30 रुपये आय हो सकती है,
25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, यानी कि आय भी बढ़ जाएगी। अब केवल एक निवेश होने से देखिए उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा और आय भी बढ़ी। तो इस तरह के घटक जिनसे उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन बढ़ जाए, रोजगार बढ़ जाए और आय बढ़ जाए, वो क्या कहलाते हैं? भरण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भरण, यानी कि भरना। ठीक है, ये तो पहला था निवेश। अब दूसरा टॉपिक है, सॉरी दूसरा घटक है, ये पहला था। दूसरा घटक है सरकारी व्यय। दूसरा घटक है सरकारी व्यय। ठीक है, सरकारी व्यय में देखिए क्या है, यह सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं अनुदानों तथा हस्तांतरण भुगतानों पर होने वाले कुल व्यय से है। यह सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं अनुदानों तथा हस्तांतरण भुगतानों पर होने वाला कुल व्यय है। जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो वस्तुओं पर जो हस्तांतरण भुगतानों पर होने वाला कुल व्यय, वस्तुओं सेवाओं अनुदानों, वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, इन पर जो व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, जो इन पर व्यय किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सरकारी व्यय। अगर गवर्नमेंट हमें ज्यादा हेल्प करे, गवर्नमेंट हमें ज्यादा अनुदान दे, आर्थिक सहायता दे, हमें गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करे, हमसे टैक्स थोड़ा कम वसूला जाए और हमारी आर्थिक सहायता की जाए, तो भाई हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में से जो टैक्स है वो 200 रुपये दे दिया जाता है। अब कितने बचे हमारे पास? 800 रुपये। तो 800 रुपये से हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, कम, क्योंकि 1000 रुपये से मान लीजिए 100 फोन बन रहे हैं, तो 800 रुपये से तो 80 फोन बनेंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, आय भी कम होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स कम ले, 200 रुपये की जगह केवल 100 ही रुपये टैक्स ले, तो अब हमारे पास 900 रुपये होंगे और 900 से 90 फोन बनेंगे, तो उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ जाएगा। ये इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा है निर्यात। निर्यात देखिए क्या है, निर्यात का मतलब है बेचना। तीसरा है निर्यात। अब देखिए निर्यात का मतलब है बेचना। अगर हमारे पास सपोज कीजिए वस्तुएं हैं, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु। अब ये आप वस्तु मत लीजिए, इनको आप सपोज कर लीजिए कि गाड़ियां हैं, 3 कार हैं, तीनों की तीनों कारें 1,000 रुपए की। ऐसे एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, कभी आप लोग थोड़ा ये सोचे कि भाई 1,000 रुपए की कौन सी कार मिलती है। तीनों कारें 1,000 रुपए की है। अब अगर हमारे पास केवल ये कारें हैं, तो क्या हम कोई बिजनेस कर पाएंगे इन कार से? इन कार से हम फोन बना पाएंगे क्या? लेकिन अगर इन कार को बेच के ये पैसे कलेक्ट कर लिए जाए 3,000 रुपये, तो क्या उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर वस्तुओं से हम उत्पादन करना चाहे नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास पैसे होंगे, कैश होगा, तो हम बिजनेस कर पाएंगे। अगर इन वस्तुओं को हम बेच दें, निर्यात कर दें, इनका क्या कर दें? निर्यात कर दें, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे और उस पैसे से हम क्या कर पाएंगे? बिजनेस, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। तो वही है, जो हमारे पास उत्पादित की हुई वस्तुएं होती हैं, उनको अगर हम बेच दें और बेच के पैसा ले लें, तो उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, उससे आय भी बढ़ जाएगी, रोजगार भी बढ़ जाएगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो ये 3 टॉपिक थे, 3 घटक थे, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। ठीक है, जितना आप लोगों को इसमें समझ में आया, बिल्कुल उसका अपोजिट ये होता है वापसिया का। भाई देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? भर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? हमें वापस ले लेना है। देखो, ये वो वाले घटक होते हैं जो राष्ट्रीय आय में कमी कर देते हैं। उत्पादन भी कम हो जाता है, आय भी कम हो जाती है और रोजगार भी कम हो जाता है। जैसे इसके सबसे पहले इसका घटक होगा बचत। जैसे सपोज कीजिए, वही एक एग्जांपल है, 1,000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और फोन बना रहा हूं, मैं फोन बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए 100 फोन बन रहे थे और 100 रुपये आय हो रही थी और 20 लोगों को मजदूरी मिल रही थी। 100 फोन बन रहे थे, उत्पादन हो रहा था, ये आय है और ये रोजगार है, लोगों को रोजगार मिल रहा था। ठीक है, इन सब के होने के बाद मेरे जो महीने की इनकम थी वो 1500 रुपये थी। मेरी महीने की इनकम थी, कितनी थी? 1500 रुपये। अब अगर मैं 1500 से बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा बिजनेस तो बढ़ेगा ही,
लेकिन यहाँ पर क्या करना है, बचत करनी है। बचत कर ली अगर मैंने इनमें से 600 रुपये निकाल के बचा लिए, बचत कर ली, अपने पास रख लिए, मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किए, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, मेरे पास बचेंगे कितने, 900 रुपये। अब 900 रुपये से जितना भी बिजनेस होगा 1000 से तो कम ही होगा। 900 रुपये से 90 फ़ोन बन पाएंगे, कुल 90 फ़ोन बन पाएंगे, और कुछ 90 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, आय होगी 90 रुपये आय हो जाएगी, और कुछ 10 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर हम बचत करते हैं, पैसों की बचत करते हैं, सेव करते हैं पैसों को, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कम हो जाती है, अर्थव्यवस्था मंदी हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर मिनिस्टर्स या फिर नेता लोग आप कह सकते हैं, वो इस तरह की बचत कर लेते हैं, पैसे को स्टॉक कर लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मंदी पड़ जाती है। मिनिस्टर कह लीजिए या फिर कोई ऐसे लोग कह लीजिए जो दो नंबर से पैसा कमाते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 नंबर से पैसा कमा लेते हैं, वो पैसे को स्टॉक करके रख लेते हैं, तो वो पैसा अगर स्टॉक करके रख लेंगे तो अर्थव्यवस्था मंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला था बचत, और दूसरा है शुद्ध कर। अगर हमें नेट टैक्स देना पड़ जाएगा, देखो जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुद्ध कर। जैसे यहाँ पर कहा हमें गवर्नमेंट ने क्या दी थी, आर्थिक सहायता दी थी, हमसे पैसे कम लिए थे टैक्स के। अगर पैसे टैक्स के कम लिए जाए, जैसे सपोज कीजिए यही 1000 रुपये हैं, इनमें से 200 रुपये टैक्स के ले ले हमसे, तो 800 रुपये बचे। अब 800 रुपये के होने से हमारे फोन भी उत्पादन कम होगा, आय भी कम हो जाएगी, रोजगार भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है आयात। अगर हम वस्तुओं को खरीदने लगे, हमारे पास पैसे हैं 1000 रुपये, और इन 1000 रुपये से हम वस्तुएं खरीद लें, वस्तुओं को खरीद लें, आयात यानी कि खरीदना, तो वस्तुओं से थोड़ी ना उत्पादन हो पाएगा, वस्तुओं से थोड़ी ना हम बिजनेस कर पाएंगे। पैसा ज़्यादा होगा तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। अगर इन 1000 रुपये से हमने वस्तुएं खरीद के रख ली, गाड़ियाँ खरीद ली, मकान खरीद लिए, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो हमारा पैसा तो इनमें स्टॉक हो गया। अब हम उत्पादन थोड़ी ना कर पाएंगे, जिससे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो उत्पादन नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, और आय भी नहीं होगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, समावेश और वापसियाँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो कृपया प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप लोगों को समझ आया तब भी आप कमेंट में बताइए कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसी का अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो 12th क्लास में, आपके वो सभी दोस्त जो 12th क्लास में, सभी को शेयर कीजिए, और जो 11th में उनको भी शेयर कीजिए। 11th क्लास के स्टूडेंट अगर कहेंगे तो उनके लिए भी मैं इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल और थ्योरी की वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।